हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमिनेंस इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाढ़ नामक टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। यह बाढ़ टॉपिक हमारे जीएस पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है तथा GS2 के अंतर्गत गवर्नेंस से संबंधित है। दोस्तों, इस टॉपिक में हम जानने का प्रयास करेंगे कि बाढ़ क्या होती है, बाढ़ आने के कारण क्या होते हैं, बाढ़ हमको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व पारिस्थितिक रूप से किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे होंगे, ये असम की तस्वीर है जो भयंकर बाढ़ की भयावह स्थिति को दिखा रही है। इसमें देख रहे होंगे कि लोगों के पास जो उनका आवास था वो नष्ट हो चुका है। लोगों के पास यहाँ तक कि बैठने तक की जगह नहीं है। लोग मतलब पेड़ों में आवास बना के किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं तथा खंभे की सहायता से उसमें आवास बना के किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनका जो भोजन, पानी तथा उनकी जो फसलें थी नष्ट हो चुकी हैं और असम में बुरी तरह से बुनियादी अवसंरचना नष्ट हो चुका है। दोस्तों, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि आखिरकार असम में इतना ही बाढ़ क्यों आती है। तो ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि असम में बुरी तरह बाढ़ आने से लाखों लोगों को वहां से विस्थापित एवं पलायन करना पड़ा है। गांव, फसलें, बुनियादी ढांचा सब कुछ तबाह हो चुका है तथा वहां का जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उसका 85% से अधिक क्षेत्र जलमग्न हो चुका है, जिसके कारण से वहां निवास करने वाली जैव विविधता को बहुत अधिक हानि हुई है। बहुत सारी जो जीव जंतु थे वो मर गए हैं तथा बहुत सारे जो वहाँ जीव थे विस्थापित हो गए हैं। लगभग 57 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं तथा भविष्य में इससे ज़्यादा और बदतर स्थिति हो सकती है। हम जानेंगे कि असम में बाढ़ के प्रमुख कारण क्या हैं। तो पहला कारण है नदी में गाद की भारी मात्रा में जमाव। हम जानेंगे कि जो असम की जो प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि हिमालय नदी है। हिमालय नदी होने के कारण यह अधिक ऊंचाई से उत्तर पूर्व भारत में प्रवेश करती है। उत्तर पूर्व भारत में प्रवेश करने के समय वहाँ से यह मैदानी इलाकों में आती है, जिसके कारण से जब ये ऊंचाई से आती है तो अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में जो वहाँ के कंकड़, पत्थर, सिल्ट तथा गाद को लेकर चली जाती है, जिसके कारण से ये जो गाद होती है नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, जिससे नदियों का पानी तटबंध को क्रॉस करके गांव, बस्ती की ओर पहुंच जाता है। दूसरा कारण है नदी का खड़ा ढलान। क्योंकि नदी का खड़ा ढलान है, इसके कारण से इसमें जो आने वाली जो जल प्रवाह की गति होती है बहुत तीव्र होती है। तीव्र गति होने के कारण शीघ्र ही यह जल नदियों के तटों को पार कर बस्ती में, शहरों में, गांवों में प्रवेश कर जाता है। तीसरा पॉइंट है उच्च बाढ़ प्रवणता, और ये मानव निर्मित व प्राकृतिक कारण से उच्च बाढ़ प्रवणता हुई है ना। जैसे मानव निर्मित से कैसे उच्च बाढ़ प्रवणता हुई, मानव द्वारा नदी में बनाए जा रहे हैं जो बांध हैं वो भी प्रभावित करते हैं तथा मानव द्वारा नदी के किनारे किनारे जो वन थे उनको काटने से जो नदी का तटबंध है वो कमज़ोर हो चुके हैं, जिसके कारण से नदी का पानी आसानी से बस्ती की ओर पहुंच जाता है। और लोगों द्वारा कृषि हेतु सिंचाई के लिए भी नदी के तटबंध को कमज़ोर कर दिया जाता है, जिसके कारण से भी यह स्थिति भयावह हो गई। प्राकृतिक कारण में जो नदी का अक्षय अपरदन होता रहता है उसके कारण से कमज़ोर तटबंध होने के कारण नदी का पानी शहरों व बस्ती की ओर
पहुंच जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कारण है भूकंप। 1950 तक पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा भूकंप नहीं आते थे, किंतु उसके बाद से वहाँ भूकंपों की आवृत्ति में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। भूकंप आने के कारण भूस्खलन की प्रक्रिया होती है। भूस्खलन के कारण मलबा जनरेट होता है। अब मलबा जब जनरेट होता है, जो नदी का तल हो जाता है, ऊपर हो जाता है। जब नदी का तल ऊपर हो जाता है तो यही जल तटबंध से ऊपर जाके शहरों, गाँवों, बस्तियों में पहुंच जाता है, जिसके कारण से जल भराव की समस्या हो जाती है और बाढ़ का यह रूप ले लेती है। ठीक है। सहायक नदियों द्वारा तटीय कटाव अपर्दन। जो असम की ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बहुत सारी नदियों, सहायक नदियों से मिलके बनी हुई है, जिसके कारण से जो इस नदी में पहुंचने वाले पानी की मात्रा अचानक बहुत अधिक हो जाती है तथा इन नदियों द्वारा कई जगहों पर अलग अलग रूप से तटीय कटाव किया जाता है, अपर्दन किया जाता है, जिसके कारण से यह बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बांध से अनियमित रूप से जब पानी छोड़ा जाता है, तब भी अचानक यह पानी नदियों के तटबंध से निकल जाता है, जिसके कारण से भी बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। शहरी क्षेत्रों का अनियोजित विस्तार हो रहा है। वर्तमान में बस्तियों का निर्माण ऐसी जगह हो रहा है जो पहले से ही मतलब खतरे से भरे हुए हैं। ऐसी जगह में बस्तियों के बन जाने से जैसे ही नदी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा आता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोगों को जान माल की हानि उठाना पड़ता है। वन क्षेत्रों का अतिक्रमण भी बाढ़ के प्रमुख कारणों में से एक है। नदियों के जो किनारे किनारे वन लगे होते हैं, ये तटबंध को मजबूत रखते हैं, जिसके कारण से नदियों के जो तटों का अपर्दन नहीं हो पाता। अपर्दन न होने की स्थिति से बाढ़ की समस्या को कम करने में सहायक होती। लेकिन वर्तमान में मानव द्वारा अपने आर्थिक विकास के लिए, कृषि कार्यों के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है, जिसके कारण से नदियों का जो तटबंध है वो क्या हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, जिसके कारण से भी बाढ़ की समस्या काफ़ी देखने को मिल रही है। नदियों का मार्ग परिवर्तन, बार बार नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन से भी बाढ़ की समस्या आती है। ठीक है। और इसके बाद हम जानेंगे कि बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास कौन कौन से हैं। जैसे ही मतलब सरकार कुछ बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई अवसंरचना विकास को सोचती है, तो जो पर्यावरणविद हैं, जो पारिस्थितिकविद हैं, उनके द्वारा विरोध जताया जाता है कि ये जो अवसंरचना विकास है, यह पारिस्थितिक रूप से सही नहीं है। और ये जो बाढ़ होती, परिस्थितिविदों का मानना है कि ये जो बाढ़ है कुछ समय के लिए होती है, और तथा जो बाढ़ के कारण जो जलोढ़ क्षेत्रों से उपजाऊ मृदा की आपूर्ति होती है, इस कारण से हमें किसी प्रकार का अवसंरचना विकास नहीं करना चाहिए। 60 वर्षों में केंद्र राज्य द्वारा बाढ़ कम करने के जो उपाय थे वो उनको खोजने में असफल रहे हैं। तटबंधों पर अधिक निर्भरता है ना, जो हम बाढ़ जो रोधी उपाय हैं उसके लिए हमने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा हमने तटबंधों का निर्माण ही किया है, जो कि बाढ़ नियंत्रण के लिए उतने कारगर नहीं हो पाए हैं। आगे की राह क्या होनी चाहिए जिसके कारण से हम बाढ़ की स्थिति को नियंत्रण कर सकें तथा बाढ़ के कारण होने वाली अपार जनधन की हानि को कम किया जा सके। तो पहला कारण है नदियों के अध्ययन तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने की आवश्यकता है। हमें परंपरागत तरीके से हटकर जो नदियों के जल प्रवाह, जिसको वर्तमान में हाइड्रोलॉजी बोलते हैं, उसको हमें समझना चाहिए कि नदियों का प्रवाह कैसे, उसका मैकेनिज्म क्या होता है,
तथा उसके प्रवाह के अनुरूप ही हमें कोई अवसंरचनात्मक कार्य करना चाहिए। तथा जलवायु परिवर्तन का ग्लेशियरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, नदियों पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, उन सबको समझते हुए भी हमें कोई आगे कदम बढ़ाना चाहिए, तभी हम बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है चीन द्वारा साझा की गई जानकारी जनता के साथ साझा करना कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह बहुत अधिक भाग चीन से साझा करती है। यह अपनी उत्पत्ति के बाद से ही चीनी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए भारत में प्रवेश करती है। अर्थात नदियों में पानी की स्थिति कैसी है, वहाँ जल की मात्रा कैसी है, यह भारत को पता करने से पहले ही चीन को पता चल जाता है। ठीक है, यदि यही जानकारी चीन हमें शेयर कर दे तो जो नदियों के बाढ़ के कारण जो होने वाली हानि है, जनधन की हानि है, उसको कम किया जा सकता है। हम लोगों की वो जानकारी तुरंत जनता तक पहुंचा सकते हैं, जिसके कारण से वो पर्याप्त समय रहते हुए उनको सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, और इसका अगला उपाय क्या हो सकता है? वर्षा का सटीक तथा विकेंद्रीकृत पूर्वानुमान। हमें ऐसे तरीके खोजना चाहिए जिसके कारण से हमें वर्षा का सटीक अनुमान लग सके, तथा वर्षा का अलग अलग स्थानों पे कितनी मात्रा में होगी उसका भी पूर्वानुमान लगाया जाना बहुत आवश्यक है। तभी हम अलग अलग जगहों में बाढ़ की समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं। गाद व मलबा की नियमित सफाई भी करते रहना चाहिए, जिसके कारण से जो नदियों का जल है तटबंध को क्रॉस करके बाढ़ की समस्या न पैदा कर दे। नदी तट पर वनीकरण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिसके कारण से ये अपक्षय व पर्दन की क्रिया को रोककर तटबंध को मजबूत रखें, तथा ये मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, जिसके कारण से बाढ़ के प्रभाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होती है। संकीर्ण घाटियों में मजबूत ऊंचे तटबंध का निर्माण। जहाँ जहाँ मतलब संकीर्ण घाटियाँ हैं वहाँ हमें मजबूत ऊंचे और तटबंध बनाना चाहिए, जिसके कारण से बाढ़ की समस्या से बचा जा सके। तत्काल बचाव व पुनर्वास हेतु केंद्र राज्य को समन्वित उपाय बनाना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जिसमें राज्य व केंद्र सरकार दोनों की आपसी सहमति हो, तथा उनको समान रूप से क्रियान्वित करने के लिए दोनों में परस्पर सहभागिता हो, जिसके कारण से हम बाढ़ पे निजात पा सकते हैं।